नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आज जो मॉडल पेपर पढ़ाया जाएगा वो है आपका बच्चे और बचपन का सेकंड मॉडल पेपर है साथियों। और आप लोग देखते आ रहे हैं कि हमारे जो प्रश्न हैं वो आपको सटीक तरीके से एग्ज़ाम पेपर में मिल भी रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और कहते ना कि जो शिकायत करने वाला विद्यार्थी होता है वो खुद की कमज़ोरी को छुपाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण करता है। इसलिए आप लोग अपनी मेहनत को बनाए रखें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। साथ ही साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे इसमें कि आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। और इसी टेलीग्राम पर आपको रीड के कंटेंट की क्लासें भी आपको मिलेंगी और साथ साथ आपको नोट्स भी डाले जाएंगे। इस पेपर में आपको 28 नंबर की आवश्यकता होगी पास होने के लिए। आपको सब पता है कि 40% हर पेपर में पास होने के लिए अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, पहला देखेंगे आप लोग। व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किसने किया था? तो मुख्य रूप से दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, आलपोर्ट और केटल साहब ने। इनका पूरा नाम आरबी केटल है और इस केटल ने 16 पीएफ फैक्टर प्रणाली भी दी थी। आप लोग ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना कि विकास एक कैसी प्रक्रिया है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। देखो, चाहे कोई भी शब्द आओ कन्फ्यूजन नहीं होना है, चाहे सतत आ जाए चाहे निरंतर आ जाए, एक ही बात है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, कभी खत्म नहीं होती। जबकि वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय सीमा पर रुक जाती है, यानी किशोर अवस्था के बाद वृद्धि लगभग रुक जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? और आप लोगों को सब पता है कि जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये आपको मैं फर्स्ट पेपर में अच्छे से समझा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है कि बचपन की आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है? बचपन की आधुनिक धारणा जो व्यक्त की थी वो की थी साथियों रूसो ने। किसने की थी? रूसो ने। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी आपको याद रखना, ईमाइल। ये शायद अभी एग्जाम में पूछी गई थी हमारे फर्स्ट ईयर के पेपरों में, शायद जाने सेकेंड ईयर के पेपरों में जो अभी हमारे हुए हैं जनवरी 2024 में। तो ईमाइल है वो रूसो की ही पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि युवा अधिकारों के जनक कौन थे? युवा अधिकारों के जनक कौन थे? जॉन हॉल्ट थे। आपको याद रखना है ये आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है छठवां। अब देखेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। अभिवृद्धि विकास के दो सिद्धांतों के नाम लिखो, ठीक है ना। तो विकास के सिद्धांतों की अगर हम बात करते हैं तो देखो, समान प्रतिमान का सिद्धांत आप लोग साइकोलॉजी में पढ़ेंगे बहुत विस्तार से कि विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो लगभग हम 14-15 विकास के सिद्धांतों की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 बता दी। देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसका मतलब है कि कोई भी जो बच्चा होता है उसका विकास जो होता है एक जैसा होता है, बल्कि विकास की गति अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। बल्कि इस विश्व के प्रत्येक कोने में जो बच्चा जन्म लेता है उसके विकास की प्रक्रिया एक जैसी होती है, लेकिन गति सबकी अलग अलग हो सकती है। उसका डिपेंड करता है उसके वातावरण पर, उसकी परिपक्वता पर। ये उसके फैक्टर है विकास को प्रभावित करने वाले। विकास का अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका मतलब है कि बच्चा जो होता है उसका विकास सबसे पहले छोटी छोटी क्रियाओं को लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ने लगता है। और निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत, इसका मतलब विकास कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, ये लगातार आजीवन चलती रहती है। तो ये आपको 3 सिद्धांत याद रखने हैं। अगला है मूंछों वाली माँ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये आप लोग सब जानते हो, गीजूभाई बधेका का नाम आता है मूंछों वाली माँ के नाम से, इसको जानते हैं। और इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी जिसका नाम है बाल मंदिर। याद रखेंगे आप लोग, बाल मंदिर की स्थापना किसने की थी? गीजूभाई बधेका ने ही की थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 8वां कि बालक के चारित्रिक विकास के स्तर कौन कौन से हैं? तो स्तर आपको याद रखने, मूल प्रकृत्यात्मक स्तर, दूसरा है दंड एवं पुरस्कार का स्तर, तीसरा है सामाजिकता का स्तर और चौथा है आदर्श स्तर। ये अपने चरित्र के विकास के स्तर हैं बच्चे के। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए 9वां। 9वां है अस्मिता को विशिष्ट लक्षण क्यों कहा जाता है? अस्मिता को विशिष्ट लक्षण क्यों कहा जाता है? तो देखिए आप लोग, अस्मिता वह लक्षण है जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो सकता है अथवा समूह द्वारा साझा किया जाता है। इसे विशिष्ट लक्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाज में व्यक्ति अथवा समूह की स्थिति को निर्मित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए अस्मिता को विशिष्ट लक्षण कहा जाता है। याद रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है अवलोकन कितने प्रकार का होता है? तो अवलोकन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला अवलोकन है औपचारिक अवलोकन। पहला कौन सा है?
औपचारिक अवलोकन। तो इसके बारे में सुनिए आप लोग। इसमें अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों के विशिष्ट व्यवहारों का अवलोकन करता है। अवलोकनकर्ता यह निश्चित करता है कि उसे विद्यार्थियों को किस समय और कहाँ पर अवलोकन करना है। इसमें परिस्थितियों को आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित तथा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए इसे औपचारिक अवलोकन कहा जाता है। दूसरा प्रकार है साथियों अवलोकन का अनौपचारिक अवलोकन, जिसको हम स्वाभाविक अवलोकन भी कहते हैं। शिक्षक स्वाभाविक परिस्थिति या फिर विविध गतिविधियों जैसे खेल का मैदान, कक्ष की गतिविधि कहीं पर भी अवलोकन कर सकता है। इसमें स्थान व समय की निश्चितता कभी नहीं होती, इसीलिए इसको अनौपचारिक अवलोकन कहा जाता है। आपको अथवा में एक क्वेश्चन याद रखना है, साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है, साक्षात्कार के तत्व बताइए और साक्षात्कार की क्या क्या विशेषताएं होती है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसी प्रश्न के अंदर 3 क्वेश्चनों को ऐड कर दिया है कि साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है, साक्षात्कार के तत्व कौन कौन से हैं और साक्षात्कार की विशेषताएं क्या होती है। क्लियर भाई, क्वेश्चन आपका आएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन है 11वां, सामाजिकरण किसे कहते हैं। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है तथा उसी के अनुसार कार्य करते हुए उसके लोकाचार, परंपराओं तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। यह सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। सामाजिकरण की निम्न विशेषताएं होती हैं, देखिए आप लोग। यह सीखने की एक सतत प्रक्रिया है। सामाजिकरण क्या है, सीखने की सतत प्रक्रिया है। सामाजिकरण के द्वारा बच्चा समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। इस प्रक्रिया में बच्चा सामाजिक व्यवहारों को समझते हुए अपने आप में आत्मसात करता है, धारित करता है। अब हम बात करेंगे सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला कारण है बच्चे का लालन पालन, उसका पोषण। दूसरा है सहकारिता। तीसरा फैक्टर है सहानुभूति। चौथा फैक्टर है प्रतिस्पर्धा, ठीक है। और पांचवा फैक्टर है सहयोग और छठवां फैक्टर है आक्रामकता। तो ये फैक्टर आपको याद रखने हैं सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है कि सामाजिकरण की व्यक्तित्व के विकास में क्या भूमिका होती है। प्रश्न एक से एक अच्छा है और प्रश्न यही मिलेंगे आपको एग्जाम में, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम देखने वाले विद्यार्थी इसको लाइक करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, रेट की क्लासें आपको इसी पर मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है 12वां कि दृढ़ व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। दृढ़ व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषता होती हैं। तो पहली विशेषता है साथियों दृढ़ विश्वास की 3 विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। पहली विशेषता है संकल्प। कौन सी है, संकल्प। आप जीवन में जो भी सार्थक उद्देश्य पाना चाहते हैं उसे पूरा करने का पूरा निश्चय या अगर संकल्प करें कि हर हालत में उसे किसी भी प्रकार से प्राप्त करें, ये क्या है, हमारा संकल्प है। दूसरा है चुनौती। दूसरी विशेषता क्या है, चुनौती। यहाँ चुनौती लेने से सवाल है कि उसका प्रत्यक्षीकरण या इसके लिए ऐसी मनोस्थिति बनाए कि इसे परेशानी न सोच करके ऐसा अवसर जानिए जिसमें अपने सामर्थ्य को हम सिद्ध करते हैं। चुनौती का मतलब है कि हम अपने दृढ़ विश्वास को, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए किसी का चैलेंज एक्सेप्ट कर ले कि जो तूने मुझसे कहा है मैं उसको पूरा करके एक दिन जरूर बताऊंगा। चुनौती को हमेशा हमेशा के लिए सफलता के रूप में लेना चाहिए। क्या पता हम दूसरों की अगर चुनौती को एक्सेप्ट कर लें और उसके बलबूते अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारी चुनौती एक दिन सफलता में बदल जाए, ठीक है। तीसरा होता है नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ है आपकी सफलता या असफलता के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं, न कोई बाहरी कारक। यानी कि हम कोई भी अगर हमको चुनौती देता है तो स्वयं को नियंत्रण में रखना चाहिए, ठीक है। सफलता और असफलता जीवन के 2 पहलू होते हैं, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं, कोई भी बाहरी कारक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है कि शैशव अवस्था में शिशु में आस्था क्यों और कैसे पनपती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रमुख बाल अधिकारों की विवेचना कीजिए। अब बाल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बाल अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है हमारा जन्म लेने का अधिकार। बच्चे की माँ के गर्भ में आते ही
बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है यथा समय जन्म लेने के अधिकार हो जाते हैं। बच्चे का माँ के गर्भ में अगर बच्चा पल रहा है तो उसका भी अधिकार है, ठीक है। अतः यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि माँ की उचित देखभाल की जाए। बच्चे के जन्म को रोकने का प्रयास गर्भस्थ बच्चे के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है, ठीक है। बहुत से लोग गर्भ में ही बच्चे को मरवा देते हैं, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि जांच वगैरह हॉस्पिटल वगैरह में करवाते हैं कि नहीं लड़की होगी तो लोग गर्भपात करवा दे, तो ये कानूनी अपराध है आजकल, ठीक है ना। कन्या भ्रूण हत्या पाप ही नहीं, एक कानूनी अपराध भी है, और उसे कानून में भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अनुसार गर्भपात को एक अपराध माना जाता है। दूसरा हमारा अधिकार है जीवित रहने का या संरक्षण पाने का अधिकार। माँ के गर्भ से दुनिया में अवतरित होने के बाद बच्चे का विकास और वृद्धि के लिए सभी प्रकार के संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। तीसरा अधिकार है हमारा शिक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर, ध्यान रखना शिक्षा का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 के अंदर। अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रत्येक नागरिक को जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक मानव के रूप में जीवित रहने के लिए शिक्षा के महत्व को भी बल दिया गया है। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है साथियों कि बाल श्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। बाल श्रम क्या होता है, बाल श्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्वता एवं सीखना किस प्रकार अंतर संबंधित है। परिपक्वता सीखने को कैसे प्रभावित करेगी, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, तो आंसर अपना यही होगा। सामान्यतः परिपक्वता से आशय है कि किसी भी काम को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना जरूरी है। जैसे शरीर की मांसपेशियों का परिपक्व होना, बैठना, चलना, दांत आना आदि क्रियाएं परिपक्वता के बाद ही होती है। परिपक्वता का संबंध हमारा आयु से भी है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है बच्चों का शारीरिक विकास व कार्य क्षमता बढ़ने लगती है। परिपक्वता का संबंध हमारा सीखने से भी है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व व व्यवहार में परिवर्तन परिपक्वता व सीखना दोनों के कारण होता है, और परिपक्वता के कारण ही बच्चे के काम करने का तरीका और उसकी क्षमता में गुणात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परिपक्वता और सीखना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक है, संबंधित है, ठीक है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, देखिए विकास के संदर्भ में कौन कौन से मत प्रचलित हैं। अथवा में ये क्वेश्चन है, आपको मैंने दिया है, आप लोग इसको पढ़ के जरूर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कितने प्रकार से प्रकट होता है, समझाइए। तो दो प्रकार से प्रकट होता है किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व। पहला प्रकट होने का प्रकार है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। पहला कौन सा है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति के संबंध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में अपना मत रखना व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति विशेष के बारे में उसके गुणों की, उसकी योग्यता, शारीरिक बनावट और अन्य उपलब्ध गुणों के द्वारा उसकी छवि निर्मित की जाती है। ये क्या कहलाता है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है, आत्म प्रत्यक्षीकरण यानी आत्मप्रत्यय। व्यक्ति स्वयं के प्रति जो धारणा बनाता है वह अपने विचारों में गुण, योग्यता, व्यवहार, अभिवृद्धि आदि के संबंध में अपनी क्या धारणा या क्या मत रखता है, उसे हम क्या बोलेंगे, आत्म प्रत्यक्षीकरण या आत्म प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है, एरिक्सन ने किस पहलू को परिश्रम की संज्ञा दी है। आपको मैंने फर्स्ट मॉडल पेपर में एरिक्सन का जो सिद्धांत है उसकी जो 8 अवस्थाएं हैं वो वाला प्रश्न मैंने आपको बताया है, तो आप लोग याद रखना। उस 8 अवस्थाओं को अगर आपने याद कर लिया तो ये आपको परिश्रम की संज्ञा वाला जो प्रश्न है अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, जॉन बॉल्बी के लगाव का सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। जॉन बॉल्बी के जो सिद्धांत के कारक हैं वो भी मैंने आपको फर्स्ट मॉडल पेपर में बताए हैं, और यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ उनके थ्योरम का यानी उनके सिद्धांत का, तो ज़रा आप लोग तसल्ली के साथ देखेंगे। जॉन बॉल्बी ने ये सिद्धांत 1958 में दिया था, यानी 1958 में इसको प्रतिपादित किया, और क्या बताया कि इसके अनुसार बच्चों की व्यवहार शैली प्रारंभिक वर्षों में अद्भुत रूप से शुरू हो जाती है। यह शैली आनुवांशिकता से प्रभावित भी होती है, किंतु बच्चे के लालन पोषण से बच्चों में संवेगात्मक विकास का रूपांतरण हो जाता है। इन्हीं व्यावहारिक विशेषताओं के द्वारा बच्चों के संज्ञानात्मक एवं सामाजिक व्यवहार के निर्धारण का अनुमान लगाया जाता है।
पारिवारिक देखभाल और बच्चे की व्यावहारिक शैली से उसके अधिकतम विकास में सहायता मिलती है, जिसके कारण बच्चे वातावरण के साथ समायोजन करके स्वयं को समस्या समाधान के प्रति तैयार करते हैं। तो ये अपने जॉन बॉल्बी का लगाव का सिद्धांत है, इससे आप लोग रट्टा मार के ले जाएंगे। नेक्स्ट अथवा में अपना क्वेश्चन आता है, किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास का तीव्र परिवर्तन कैसे होता है, इसको स्पष्ट करना है। तो आप लोग इस प्रश्न को याद करके जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक जननांकिकी प्रोफाइल की उपयोगिता समझाइए। सामाजिक जननांकिकी की जो प्रोफाइल है उसकी क्या उपयोगिता है? तो पहली उपयोगिता आप लोग सुनेंगे, इसमें विद्यार्थियों का व्यक्तिगत परिचय मिलता है, विद्यार्थियों की पारिवारिक जानकारी भी मिलती है, प्रायोज्य की उम्र का पता भी चलता है, उसका लिंग, उसकी जाति, उसका धर्म, उसके विद्यालय का नाम, उसका जन्म स्थान, पारिवारिक ब्यौरा, भाषा आदि सारी जानकारी किसमें मिलती है? सामाजिक जननांकिकी प्रोफाइल में मिलती है। विद्यार्थी की सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और स्थिति की आधारभूत जानकारी, ये सब किससे मिलती है? सामाजिक जननांकिकी प्रोफाइल से मिलती है। उसका माहौल भी पता चलता है जिसमें वह अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है, उस माहौल का पता किससे लगता है? सामाजिक जननांकिकी प्रोफाइल से ही पता लगता है। तो ये सामाजिक जननांकिकी प्रोफाइल की आपको विशेषताएं बता रहा हूँ या फिर उपयोगिता बता रहा हूँ, ये आप लोग पढ़ के जाए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि साक्षात्कार क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं। मैं आज आपको नोट करके दे देता हूं कि साक्षात्कार से अगर प्रश्न नहीं आए तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना आप लोग सब। मैं कह रहा हूं साक्षात्कार से प्रश्न आएगा तो आएगा ही, 101% है, ठीक है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। साक्षात्कार से या तो साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है, साक्षात्कार की विशेषताएं क्या होती हैं, साक्षात्कार के दोष क्या होते हैं, कमियां क्या होती हैं, कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए साक्षात्कार को आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। मैंने सभी के सभी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताए हैं। चलिए अथवा में अब चलो अगला क्वेश्चन है अपना निबंधात्मक। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो पहले ही, क्योंकि मैं आपको इस पर अब रीट की क्लासें तुरंत ही चालू करूंगा जैसे ही आपकी एग्ज़ाम खत्म होंगी एसटीसी की, और सब विद्यार्थी अपनी तैयारी में लग जाएंगे। देखो मेरे पास इतना बड़ा सिस्टम तो नहीं है, सिर्फ मैं आपको मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मैं बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा, चिंता मत कीजिए। क्वेश्चन है अपना निबंधात्मक 18वां कि बाल मंदिर और गीजूभाई बधेका द्वारा अपनाई गई पद्धतियों का वर्णन कीजिए। देखो आपको पता है कि गीजूभाई बधेका ने बाल मंदिर की स्थापना की, और इस बाल मंदिर के अंदर बच्चों को सिखाने के लिए, शिक्षण देने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती थी उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो पहली विधि थी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी थी? प्रश्नोत्तर पद्धति। यह पद्धति अपनाने से बच्चे प्रारंभ से ही हीन भावना से साहसी होकर के मुक्त हो जाते हैं, अपनी जिज्ञासा या उत्सुकता को शांत कर सकते हैं और साथियों एवं शिक्षकों के साथ मित्रता स्थापित कर सकते हैं। गीजूभाई बधेका बच्चों को आपस में समूहों में बैठाकर अपने आप प्रश्न करने, उत्तर देने और खोजने तथा स्वयं भी प्रश्न खेल में शामिल होने आदि के प्रयोग करते थे। दूसरी विधि उन्होंने अपनाई थी जोड़ीदार पद्धति। कौन सी थी? जोड़ीदार पद्धति। मॉन्टेसरी इस पद्धति का खूब प्रयोग करती थी। अब एक चीज आपको प्रश्न बन रहा है यहाँ पर कि गीजूभाई बधेका जो है किससे प्रेरित थे, किस मनोवैज्ञानिक से मतलब किस मनोवैज्ञानिक के अनुसरण करते थे? तो याद रखना आप लोग, मारिया जो मॉन्टेसरी हैं उनकी जो पद्धति है उनका ज़्यादातर अनुसरण किया है गीजूभाई बधेका ने। इसमें कक्षागत शिक्षा के बजाय व्यक्तिगत शिक्षा पर जोर रहता है। इसमें बच्चे स्वयं अपनी शिक्षा करते हैं, अपनी शिक्षा खुद बनाते हैं और शिक्षक का सहारा लेना कम करते जाते हैं। विद्यार्थी स्वयं अपना व साथियों के बीच में गुट बन जाते हैं। इससे समूह शिक्षा में लगने वाले समय से कम समय लगता है और बच्चे स्वयं अपनी पसंद की जोड़ी बना करके सीखने लगते हैं और खेलते हैं। तरह तरह की गतिविधियां करते हैं, इससे सीखने की गति और भी तेज हो जाती है। तीसरी उन्होंने पद्धति अपनाई थी नाट्य प्रयोग पद्धति। बच्चे अनुकरण में मजा लेते हैं, तरह तरह के अभिनय नाटक नकल करना उन्हें पसंद होता है। अपने सामने घटे घटनाओं को वे बड़े मनोरंजक ढंग से बताते हैं। इससे उनकी सृजन एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है और अनेक बाल कथाओं
कहानी, किस्सों, घटनाओं के आधार पर नाटक करके बच्चे जल्दी सीखने लगते हैं। चौथी पद्धति उन्होंने अपनाई थी त्रिपद प्रणाली। याद रखना आप लोग, त्रिपद प्रणाली पद्धति का भी प्रयोग किया था। यह प्रणाली बाल मंदिर में अधिक प्रचलित है। इसमें प्रथम चरण में बच्चों को वस्तु और संज्ञा के साथ जोड़ा जाता है। संज्ञा का नाम लेकर के उस वस्तु का परिचय करवाया जाता है। दूसरे चरण में परिचय करवाया जाता है और तीसरे चरण में यह पुष्टि हो जाती है कि वस्तु से संज्ञा का और संज्ञा का वस्तु से ज्ञान हुआ है या नहीं। जैसे बच्चे को एक ऊँट का चित्र दे दिया, अब बच्चे को चित्र दिखा करके बताया जाएगा बेटा ये क्या चीज़ है, तो बच्चे बोलेंगे ऊँट है। इसका मतलब ऊँट हमारा क्या है, वस्तु है, एक सामग्री है, ठीक है, एक प्राणी है। तो प्राणी है तो अब यहाँ पर ऊँट क्या बन गया, संज्ञा बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरीके से संज्ञा और वस्तु का संबंध स्थापित किया जाता था त्रिपद प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है कि अलग अलग समुदाय के बच्चों का बचपन अलग अलग तरीके से होता है। तो क्यों होता है स्पष्ट कीजिए, अपने कथन को व्यक्त करना है, अपने मत इसमें व्यक्त करते हैं, अपने भाव विचार आपको इसमें लिखने हैं। क्वेश्चन अपना 19वां है कि राजस्थान राज्य में बाल संरक्षण से संबंधित संस्थाओं की जानकारी देकर के उनके कार्य बताइए। तो आंसर आप लोग सुनिए। हमारे देश में बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा फरवरी 2009 में समेकित बाल संरक्षण योजना प्रारंभ की गई थी। प्रश्न बन गया कि समेकित बाल संरक्षण योजना कब लागू की गई, फरवरी 2009 में। यह योजना बाल अधिकार संरक्षण एवं बच्चों के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चों से संबंधित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव सदस्य इसके होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी इकाइयाँ काम करती हैं, तो पहली इकाई थी जिला बाल संरक्षण इकाई। प्रत्येक जिले में यह इकाई ICPS योजना के अंतर्गत RSCPS के अंग के रूप में कार्य करती है। इस इकाई पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण जिला कलेक्टर के द्वारा होता है। इसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर तथा जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक जिला बाल इकाई संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद इससे नीचे के लेवल पर इकाई आती है ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, जिसको हम BLCPC बोलते हैं, यानी ब्लॉक लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी। पंचायती राज्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 4 दिसंबर 2012 में जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले के समस्त ब्लॉक पर BLCPC का गठन किया गया। समिति का प्रमुख कार्य है कि ICPS के अंतर्गत बाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना, बाल संरक्षण सेवाओं को बेहतर पहुंच एवं विभिन्न कार्यक्रमों की सतत निगरानी में पंचायत में ग्राम स्तर के प्रतिनिधि एवं सहभागिता को सुनिश्चित करना है। और तीसरे नंबर की इकाई है जो सबसे नीचे मिलती है, उसको बोलते हैं पंचायती स्तर की बाल संरक्षण समिति, यानी PLCPC। बाल अधिकारों के संरक्षण एवं बच्चों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की पहचान हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर PLCPC का गठन किया जा रहा है। यह समिति बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, बिना किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर व्यवहार पर ध्यान देने का काम करती है। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है कि बाल कल्याण समिति पर अपनी एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जरा भैया सभी ध्यान दो, बाल कल्याण समिति को आप लोग याद करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 20वां आता है कि बच्चों के शारीरिक विकास में अभिभावक एवं शिक्षक की क्या जिम्मेदारियां होती है, ठीक है ना। बच्चों का शारीरिक जो विकास किया जाता है उसमें अभिभावक यानी उसके माता पिता और उसके शिक्षक यानी उसका विद्यालय, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, तो आप लोग सुनिए। समाज में परिवर्तनशील स्वरूप में कई ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं जिसका बच्चों के शारीरिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। बच्चों ने अपनी दुनिया पर 4 दीवारी के भीतर ही कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी के आसपास केंद्रित कर रही है। बड़ों का ध्यान न होने के कारण बच्चे ना तो ठीक से भोजन लेते हैं, ये शोषण नहीं है, भोजन है भाई, ठीक है ना, और ना ही खेल कूद और व्यवसाय पर ध्यान देते हैं। कई प्रभाव तो इतने घातक हो जाते हैं कि बच्चों के जीवन की दिशा को ही बदल देते हैं। अतएव इसलिए
अभिभावकों का दायित्व है कि वे बच्चों के घर पर की जाने वाली क्रियाओं का उचित नियोजन करें और उन्हें उचित पोषण प्रदान करें। खाने, खेलने एवं अध्ययन का समय निर्धारित करें तो बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बच्चों के संतुलित पोषण के प्रति अभिभावकों को जागरूक होना चाहिए। जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है तब समय समय पर अभिभावकों को जागरूक रहना चाहिए और शिक्षकों से संपर्क करते रहना चाहिए। विद्यालय गतिविधियों से अपने बच्चों की भागीदारी एवं उनकी स्वास्थ्य स्तर के विषय में चर्चा भी करनी चाहिए। अब शिक्षक का दायित्व है। शिक्षक का क्या दायित्व है देखिए, कि बच्चों को खेल कूद एवं व्यायाम के पर्याप्त अवसर प्रदान करें, उनके शारीरिक स्वास्थ्य को अनदेखी ना करें। यदि बच्चे आपस में विद्यालय में गतिविधियों में सक्रियता एवं उत्साहपूर्वक भाग नहीं लेते हैं, या फिर आज के समय में कई ऐसे खेल जो बाजारीकरण के कारण आ गए हैं, जो बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति अथवा आलस्य को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे वीडियोज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे गेम्स हैं, काल्पनिक व आक्रामक खेल कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है ना, और वे बच्चों के परिवेश को भी खेल से दूर कर रहे हैं। वही दूसरी ओर बच्चों के परिवेश को भी सीमित कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों के विकास में शिक्षक और अभिभावक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब आपको याद रखना है अथवा में क्वेश्चन की कोहल वर्ग के सिद्धांतों की आलोचना किन बिंदुओं पर की जानी चाहिए। तो बताएंगे आप लोग कि कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना हम किन किन बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। इस प्रश्न को याद रखना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के रूप में बच्चों के अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व को प्रतिपादित करते हुए अवलोकन विधि को समझाइए। आंसर सुनिए आप लोग। बच्चों के अध्ययन के तरीके कौन कौन से हैं, आवश्यकता एवं उसका महत्व। प्रत्येक बच्चे की अपनी अलग अलग पहचान होती है और उनके विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जैसे जैसे मनोवैज्ञानिकों का ध्यान व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उत्पत्ति, स्वरूप और समस्याओं की ओर अग्रसर हुआ, बच्चों के अध्ययन की आवश्यकता महसूस होने लगी। इतना ही नहीं, जीवन के समस्त पहलुओं में विभिन्नताओं के साथ साथ बच्चों के मानसिक स्तर, व्यक्तिगत गुणों, उनकी योग्यताओं, क्षमताओं और रुचि और उपलब्धियों इत्यादि में भी विविधताएं दिखाई देने लगी। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें अवलोकन विधि भी पूछी गई है। तो अवलोकन में किसी व्यक्ति के व्यवहार, रुचियां, भावात्मक उतार चढ़ाव आदि को ध्यानपूर्वक देख करके उसके संबंध में राय बनाते हैं। व्यक्ति को व्यवहारों का अवलोकन व्यक्ति के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। अवलोकन के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों एवं क्रियाओं का विवरण होता है, जिन्हें निश्चित समय पर और समय समय पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार अब अवलोकन विधि के अंतर्गत एक निश्चित अवधि में अनेक दिनों तक किसी व्यक्ति के कार्यों एवं व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और उनके विषय में लिख देते हैं। यह विधि केवल एक व्यक्ति को अध्ययन में नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूह के अध्ययन में भी उपयोगी होती है। अथवा में अब देखेंगे अवलोकन का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। अवलोकन शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन से लिया गया है। ऑब्जर्वेशन होता है इसका अर्थ। यहाँ पर बात करें तो इसका अर्थ होता है देखना। अवलोकन करना या निरीक्षण करना होता है इसका अर्थ। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है कि उपन्यास अभिलेख से बच्चों के व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार की सहायता मिलती है। और मैंने फर्स्ट मॉडल पेपर में उपन्यास अभिलेख किसे कहते हैं, एनेक्डोटल अभिलेख किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं वो बताया था। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एनेक्डोटल अभिलेख जो है बच्चों के विकास में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। ये प्रश्न भी आपको याद करके जाना है। इस तरीके से अपना ये पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट होता है और आप लोगों को से उम्मीद करता हूं कि आपको ये ठीक ठाक लगा होगा। अपनी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कितने प्रश्न आप लोगों के सही निकल से इससे आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर या जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप लोग अपनी कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रीड के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।